हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर आ गया हूं, जिसमें हम लोग राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डीपीएसपी से संबंधित जो नोट्स है थ्योरी सेक्शन उसको मैं कवर करवा दिया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको जो है वो देख सकते हैं। आज हम लोग इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। मैंने ये भी बताया था कि मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, मैंने आप जो है उसको बतलाया था। तो आप जो है वो जरूर से जरूर पहले थ्योरी सेक्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं चैप्टर वाइज उसका डिटेल में एमसीक्यू करवा रहा हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं डीपीएसपी से संबंधित। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना ये नहीं है, कल्याणकारी राज्य बनाना ये है, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ये भी है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि वह राज्य, वह स्टेट, वह कंट्री जिसका अपना कोई जो है वो धर्म ना हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष जो है वो कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो जो निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। यानी कि जो डीपीएसपी है वो परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तन हो सकता है। मैंने पिछले क्लास में थ्योरी सेक्शन में बताया था कि जो डीपीएसपी है वो आप न्यायालय में इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी जो है वो देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निर्देशक तत्व क्या है। तो निर्देशक तत्व जो है अवाद योग्य है, यानी कि आप इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं जो है वो समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है, वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद योग है। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। पहला है कि विधायक के कृतियों पर निर्वर्धन करते हैं और कार्यपालिका के कृतियों पर निर्वर्धन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि ना ही एक सही है और ना ही दो इस पे सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए जो है वो सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधि
अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं है। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायी के कृतियों पर निर्भरधन है और न ही कार्यपालिका के कृतियों पर निर्भरधन है। तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। दूसरा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेगा। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो भाग 4 में डीपीएसपी दिया है क्या वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा? तो ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। चलिए इसका जो है हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। दूसरा है कि इन तथ्यों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ए और 2 जो है वो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि यह जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगा और इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार जो है वो पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति के निर्देशक तत्व होगा। तो चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप को इसमें से एक भी क्वेश्चन याद हो रहा है तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तो वो संविधान के प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर व्याख्या में देखा कि प्रस्तावना में भी कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य के बारे में और डीपीएसपी में भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीनों भागों में जो है वो आपका विभाजित किया जाता है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी भाग, गांधीवादी भाग और उदारवादी भाग। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानव अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की
प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होता है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होता है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर करें। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवाद, मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, या फिर आयरिश संविधान भी ऑप्शन में आता है, तो आप आयरलैंड ही उसको मानिएगा क्योंकि आयरिश संविधान को ही आयरलैंड का संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक वाद योग्य सिद्धांत नहीं है, यानी कि आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, यह आर्टिकल 37 कहता है। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी बात कहा गया है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि डीपीएसपी विवाद योग्य नहीं है? तो आर्टिकल 37 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन धन के केंद्रीयकरण का उल्लंघन जो है वो करता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ख तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन दोनों का सर्व साधन के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यह 39 ग में कहा गया है। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है आर्टिकल 39 में यह बात कहा गया है। आर्टिकल 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किए गए संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है वो प्राप्त होता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या फिर पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही होगा। जो
तीन ऑप्शन है वो सारे के सारे जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ए, बी और सी ऑप्शन, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार समान काम के लिए समान वेतन नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, ये भी जो है आर्टिकल 14 में जो है वो कहा गया है, और धर्म पालन की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 में कहा गया है। ये सारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत, यानी कि डीपीएसपी के तहत भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 आप ये याद रखिएगा। और ये ग्राम पंचायतों का बात जो है वो आर्टिकल 40 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत की यहाँ पर जो है वो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत जो है वो निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, भाग 4। सूची ए को सूची 2 से जो है वो मिलाना है यहाँ पर। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आर्टिकल 40 के तहत हो जाएगा, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 53214 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ई और या फिर उपयुक्त में से जो है वो एक कोई भी सही नहीं है, या फिर उपयुक्त से अधिक सही है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सुमेलित कर लेते हैं। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन 40 में किया गया है। समान आचार संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में है, जो कि समान जो आचार संहिता है वो भारत में सिर्फ गोवा राज्य में लगा है और किसी स्टेट में नहीं है, आप ये भी याद रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो आपका आर्टिकल 51 है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची ए को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। तो आर्टिकल 40, 41, 44 और 48 है। तो ग्राम पंचायत जो है वो आर्टिकल आपका 40 से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए का ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में जो है वो आपका काम करने का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता जो कि सिर्फ गोवा राज्य में लगा हुआ है। वहीं आर्टिकल 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का गठन के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 में जो है वो आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। वही आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता बतलाता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन बतलाता है, सही है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, यह भी सही है। और आर्टिकल 48 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करता है, नहीं, ये आर्टिकल 50 करता है, आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 39 ये जो है वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता देता है। देखिए आर्टिकल 50 यहाँ पर है। आर्टिकल 48 हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सुमेलित युग में जो है वो है? समान न्याय के लिए निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 42 में है। कृषि एवं पशुपालन का गठन आर्टिकल 43 में है, नहीं, यह आर्टिकल जो है वो आपका 48 में दिया हुआ है, पशुपालन और कृषि वाला। और इसका जो है ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आर्टिकल 41 में न होकर के आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। वहीं पुरुष और स्त्रियों को दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 और 39 में भी सब आर्टिकल घ में दिया हुआ है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि यहीं एक सुमेलित है। देखिए समान न्याय के लिए निःशुल्क विधि की सहायता 39A में दिया हुआ है। कृषि पशुपालन आर्टिकल
48 में पंचायत, ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 में, वहीं पुरुष के लिए और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 घ में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, ये बात सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का अधिभूत आर्टिकल 46 में है। फिर उसके बाद से ये है कि सरकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A में है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि यह जो है सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने का उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के 48 आर्टिकल 43B में दिया हुआ है। अन्य सारे जो है वो सुमेलित हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज केवल 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो है वो टोटल 59 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में मैं जो है बाकी के क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पिछले वाला वीडियो थ्योरी सेक्शन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।